ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर्स आ गए, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, P53 या कुछ और, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर एक्टिवेट कर देते हैं, जिस तरह P16 है, ये आकर साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिटेड रखते हैं। और जब ये इनहिबिटेड रखते हैं तो आरबी जो होता है, ये आरबी है, सही है, ये वाला, ये आरबी जो होता है हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में रहता है, और ये अपने अंदर क्या रखता है, E2F फैक्टर को, और ये E2F फैक्टर फिर अपनी इस साइड पर अटैच नहीं हो सकता कि वो एस स्पेस जीन या डीएनए सिंथेसिस जीन को एक्टिवेट करे और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए, सही है। या दूसरा मैकेनिज्म क्या था, ये जो है हिस्टोन डीएसिटाइलेज है या हिस्टोन मेथाइलेज है, जिसको क्रोमेटिन रिमॉडलिंग प्रोटीन्स कहते हैं, सही है। ये यहाँ पर जो अटैच होते हैं, ये कौन सी जगह है, जहां पर ये जहां पर साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स आता है, अटैच होते हैं। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यहाँ आ नहीं सकते, तो ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड रहता है और इस तरह ये इनहिबिटेड रहता है। E2F फैक्टर इसको एक्टिवेट नहीं कर सकती। जब मेलिग्नेंट कंडीशन होते हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, यहाँ पर माइटोटिक सिग्नल दे देते हैं, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का। अब ये जाकर ये जो प्रोटीन होता है, सही है, कौन सा प्रोटीन, आरबी प्रोटीन, इसको हाइपोफॉस्फोराइलेट करते हैं। तो आप इसकी शक्ल को देखें और इसकी शेप को देखें तो इस तरह ये खुल गया है, तो ये रिलीज करता है E2F फैक्टर को, ये E2F साइड पर आ जाता है, ये डीएनए के बैंड है, सही है, और ये एक्टिवेट करते हैं एस पेज की जीन को, और ये G1 पेज से ले जाता है हमारे सेल को कौन से पेज में, एस पेज में, और इस तरह डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बन जाती है जो कि डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब ये बात तो हमें पता चल गया कि आरबी जीन क्या करते हैं, सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके अलावा अदर जीन भी है जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं और आरबी के पास फोस्फोराइलेशन भी करते हैं। उनका फिर इन्होंने कुछ नाम लिए गए हैं, जिसमें इन्होंने बोला है कि आरबी स्टिमुलेट मायोसाइट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एडिपोसाइट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मेलानोसाइट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या मैक्रोपेज स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सही है। ये भी क्या करता है, सेल को हमारे G1 पेज से ले जाते हैं एस पेज में, या G0 पेज से G1 एस पेज में ले जाते हैं, और इसी तरह सेल की साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। अब हमें ये बात का पता भी चल गया कि आरबी जीन के साथ साथ कुछ और जीन भी इसी कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं। तो बाज दफा क्या हो जाता है कि ये आरबी जीन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जो और जीन्स इस सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं वो म्यूटेटेड बन जाते हैं। जब वो म्यूटेटेड बन जाते हैं तो इसी तरह की इफेक्ट हमें नजर आ जाते हैं, जिस तरह आरबी इनहिबिटेड हो, यानी कि हाइपरफॉस्फोराइलेशन के स्टेट में हो, तो ये क्या करता है, कॉपी करता है आरबी जीन के फंक्शन जैसा लॉस हो, सही है, यानी कि आरबी जीन फंक्शन लॉस इफेक्ट मिमिक, इस तरह का जुमला लिखा गया है बुक में। तो इसी कंडीशन में भी क्या होगा, कैंसर काज होगा। फिर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट 4 है, इसकी म्यूटेशनल एक्टिवेशन हो जाती है, या साइक्लिन डी, मोस्ट स्पेसिफिकली साइक्लिन D1, इसकी ट्रांसलोकेशन और एम्प्लीफिकेशन के थ्रू ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। तो ये दोनों जब कम्प्लेक्स बना देते हैं, ये क्या करते हैं आगे, ये आरबी के फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। जब वो हाइपोफॉस्फोराइलेट हो जाते हैं तो आरबी जीन इनएक्टिव बन जाते हैं, और इसी तरह सेल साइकिल जो होते हैं फिर G1 पे स्पेस में जाता है बगैर किसी चिक्स की, और ये अगेन क्या हो गया, यहाँ पर सेल साइकिल कंटिन्यू हो गया, कैंसर का होगा। दूसरा, म्यूटेशनल इनएक्टिवेशन हो जाते हैं साइक्लिन डी काइनेज इनहिबिटर, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो जी होता है, ये क्या है, ये जीन के एक बॉक्स है, सही है, और इसमें भी स्पेसिफिकली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज N2A, ये वो खास जीन है जो कि क्या एनकोड करते हैं P16 को, जो कि प्रोटीन है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के इनहिबिटर है। अब जब ये प्रोटीन बन जाता है, सही है, इसमें इनएक्टिवेशन आ गया, ये इनहिबिटर अपना काम नहीं कर सकेगा, तो ये आगे साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को भी इनहिबिट नहीं कर पाएगा। जब इनको इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो ये और एक्सप्रेस्ड होंगे, और ये जाकर आरबी प्रोटीन को हाइपरफॉस्फोराइलेट करेगा और E2F फैक्टर को वहां से रिलीज करेगा। फिर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आरबी जीन की 4 म्यूटेशन होती है। अगर इन 4 में से एक भी म्यूटेशन हो गया तो कैंसर काज हो सकता है। इन 4 में 2 जो होते हैं वो ओवर एक्टिव होंगे, 2 म्यूटेशन ओवर एक्सप्रेशन के होंगे, और 2 म्यूटेशन अंडर एक्सप्रेशन होंगे, अंडर एक्टिव होंगे। जब साइक्लिन डी ओवर एक्टिव हो जाएगा या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ओवर एक्टिव हो जाएगा, ये दोनों ओवर एक्टिव में हो गई। अंडर एक्टिव में क्या होता है, अगर P16 जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है, ये अंडर एक्सप्रेस हो गया, या आरबी जो होता है, जो आरबी प्रोटीन बनाता है, ये अंडर एक्सप्रेस हो गया, तो फिर ये कंडीशन हो सकती है। कुछ वायरसेस है जिसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, जिस तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, और ये प्रोटीन्स जाकर क्या करते हैं, हमारे आरबी जीन की या आरबी प्रोटीन्स की इनएक्टिवेशन करते हैं, क्योंकि ये वायरल प्रोटीन आकर आरबी प्रोटीन्स के ऊपर बेंड कर जाते हैं, और जब बेंड कर जाते हैं तो आरबी प्रोटीन जो होते हैं वो फिर E2F फैक्टर को अपनी ग्रेब में नहीं ले सकता, सही है।
ये इनको हाइपर फास्फोराइलेट नहीं करती, लेकिन उससे सिर्फ बेंड कर देते हैं और उसका शेप चेंज करते हैं। उसका शेप इस तरह होता है, सही है, इसी तरह होता है। ये इसको इस तरह खोल लेते हैं, तो फिर इसके अंदर से जो E2 इफेक्टर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जब ये E2 इफेक्टर फ्री हो गए, ये जाकर जो अपना E2 साइट होता है उस पर अटैच हो जाते हैं और वहां से ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्टिवेट कर देते हैं, जिसको डीएनए सिंथेसिस जीन कहते हैं या इसको एस जीन भी कहते हैं, और सेल को G1 पेज से S पेज में ले जाते हैं और इस तरह अनकंट्रोलेबल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से आरबी जीन को कहते हैं कि ये क्या है, गवर्नर ऑफ द सेल साइकिल है, सही है, क्योंकि इसको बहुत खास कंट्रोल में रखता है। इसमें जब प्रॉब्लम आ जाते हैं तो कैंसर काज होता है, और ये एक एमसीक्यूज भी है। अब इस समरी में क्या है, आरबी जीन की शॉर्ट रिवीजन है, सही है। आरबी जीन क्या है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, सही है, और ये रिसेसिव जीन है, इसलिए इनकी दोनों कॉपी को म्यूटेटेड होना जरूरी है ताकि कैंसर काज करे, सही है। फेमिलियल केस में इसकी जो दोनों कॉपीज होंगी उसमें एक कॉपी जो वो पेरेंट से ही क्या आएगा, म्यूटेटेड आएगा, वो जर्म लाइन में क्या होगा, म्यूटेटेड होगा। इसीलिए लाइफ टाइम के दौरान इसको सिर्फ एक हेड की जरूरत होगी म्यूटेशन की, क्योंकि एक एलील इसके ऑलरेडी म्यूटेटेड है, सही है। आरबी जीन जो होता है ये क्या है, प्रोलिफरेशन को यानी कि डिवीजन को इनहिबिट करता है, ये एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट्स रखता है, और ये G1 पेज टू S पेज में जो सेल साइकिल की चेक पॉइंट्स होते हैं वहां पर सेल साइकिल को अरेस्ट करता है जब सेल के अंदर कोई डीएनए डैमेज हो या इसमें कोई और इब्नॉर्मलिटी हो। ये एक्टिव तब होता है जब इसके साथ कम फास्फोरस अटैच होते हैं, हाइपोफास्फोराइलेटेड होते हैं, तो ये जाकर E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या कर देते हैं, अपने ग्रेब में ले लेते हैं, और उसी वजह से E2F फैक्टर आगे नहीं जा सकता कि वो ट्रांसक्रिप्शन जीन्स को या डीएनए सिंथेसिस जीन को एक्टिवेट करे। इसीलिए जो साइक्लिन होते हैं और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं वो आकर आरबी जीन को इनहिबिट करते हैं और E2F फैक्टर को रिलीज करते हैं कि ये जाकर डीएनए की ऊपर E2F साइट पर अटैच हो जाए और सेल साइकिल को कंटिन्यू रखे। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं जो सिग्नल दे देते हैं किस चीज को, साइक्लिन को, उसमें स्पेसिफिकली डी को, और इसके अलावा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज में 4 और 6 को, इनका कॉम्प्लेक्स बनता है और ये जाकर आरबी जीन को फास्फोराइलेशन स्टार्ट कर देते हैं और उनको हाइपर फास्फोराइलेट करते हैं। इसी वजह से आरबी प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाते हैं और ये E2F फैक्टर को रिलीज करते हैं। जब E2F फैक्टर रिलीज हो जाते हैं वो जाकर डीएनए सिंथेसिस जीन को एक्टिवेट कर देते हैं और वो इस पेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टार्ट करते हैं, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए एनकोडिंग स्टार्ट कर देते हैं और इसलिए एक मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अब एक और बात, G1 चेक पॉइंट्स क्या था, जो G1 से जब सेल जाता है इस फेज में, सही है, यहाँ पर कौन सा प्रोटीन चिक्स रखता है, आरबी प्रोटीन रखता है, और वो प्रोटीन कौन सा जीन बनाते हैं, आरबी। अब जब ये फंक्शनल होता है तो ये साइक्लिन डी और साइक्लिन डी डिपेंडेंट काइनेसिस की कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इस पर असर नहीं कर सकते। जब ये दोनों चीजें साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस एक्टिव हो जाते हैं और वो आकर इस आरबी जीन को हाइपर फास्फोराइलेट कर देते हैं तो फिर आरबी जीन का फंक्शन ही नहीं रहा। इसके अलावा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस इनहिबिटर्स होते हैं जो कि साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को क्या इनहिबिटेड रखते हैं और इस तरह आरबी जीन मजे लेते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। डीएनए में वायरस में कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो कि वो खास प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं, जिस तरह E7 है, उन वायरसेस को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरसेस, जिस तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, HPV। ये प्रोटीन जाकर आरबी जीन के ऊपर अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से आरबी जीन की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं और वो भी E2F फैक्टर को रिलीज करते हैं और इस तरह सेल साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। सेकंड जीन जो है वो है T53 जीन, सही है। इसका भी ऑलमोस्ट मैकेनिज्म जो होता है वो आरबी जीन से मिलता जुलता है। उसको बोलते थे गवर्नर ऑफ द जीनोम, इसको बोलते हैं गार्डियन ऑफ द जीनोम। गार्डियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल की केयर करता है। गार्डियन हमेशा अपने जो भी उसका होता है ना उसकी केयर करता है। यहाँ पर भी ये भी उसी तरह ट्यूमर सप्रेसर जीन है, सही है, और ये भी रेसिसिव होगा। अब कैंसर में जब से सबसे कॉमनली जो म्यूटेटेड जीन होता है वो ये वाला जीन होता है और इसका हाफ लाइफ भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, 20 मिनट्स होते हैं नॉर्मल सेल में। ये क्यों होता है, क्योंकि एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं MDM2 प्रोटीन। ये क्या करता है, ये सिंपली P53 प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, सही है। फिर इन्होंने एक बहुत ही मिक्स चीजें दी हुई है उस पैराग्राफ में, लेकिन मैंने उसको अरेंज किया है, सही है। कोई इनअप्रोप्रिएट प्रो ग्रोथ स्टिमुलाई आ गया, यानी कि या तो माइक जीन जो था, रास जीन जो था, ये प्रोटो ऑन्कोजीन थी या ऑन्कोजीन थी, इसका ओवर एक्सप्रेशन हो गया, या यहाँ पर डीएनए डैमेज हो गया जिस फिर सेंसर इसको क्या कर देते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह ATM है, ATM का मतलब है एटेक्सिया टेलेंजेक्टिसिया म्यूटेटेड, सही है, या एनोरेक्सिया हो गया, सही है।
इनकी वजह से क्या हो जाता है कि P53 जीन जो होता है ये स्टिमुलेट हो जाता है और ये इनकोड करता है P53 प्रोटीन्स को, और ये 3 तरह के पाथवेज को फिर एक्टिवेट करते हैं। या तो टेम्पररी सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं फ्रॉम G1 टू द स्पेस, इसको कहते हैं क्विसेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए रिपेयर जीन होते हैं उस तक फिर सिग्नल नहीं जाता। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये फिर डीएनए रिपेयर जीन को एक्टिवेट कर देता है और ये इस दौरान जब अरेस्टेड हुए इसमें डीएनए की रिपेयर हो जाती है और बाकी सेल साइकिल वापस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही दूसरा होता है परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट, जिसमें सेनेसेंस आता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए की रिपेयर पॉसिबल नहीं होता, इसके बाद ये एक्टिवेट कर देता है प्रोग्राम सेल डेथ को, जिसके जरिए क्या एपोप्टोसिस हो जाती है। तो ये 3 पाथवेज हो गए। अब क्या होता है कि किसी वजह से डीएनए डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, यानी कि डैमेज हो गया। अब सेल पर इसका जो स्ट्रेस होता है वो क्या कर देते हैं, डिफरेंट सेंसर्स को एक्टिवेट करते हैं। ये सेंसर्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट प्रोटीन काइनेसिस होते हैं, जिस तरह एटीएम है ये वाला से है। ये क्या कर देता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो P53 प्रोटीन हमारे साथ बन रहा है उसमें क्या है, डिफरेंट चेंजेस लाते हैं। जब इसमें ये चेंजेस लाते हैं तो ये जो MD M2 प्रोटीन्स होता है ये फिर इस P53 को नहीं पहचानता, इसलिए इसका काम जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर जो P53 होता है वो ज्यादा टाइम के लिए क्या एक्टिव रहता है, इसका हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली क्या था 20 मिनट तक। अब ये क्या करता है, टारगेट करेगा जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन की जो जीन्स होते हैं उनको, और इसी तरह जो न्यूक्लियास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनको सप्रेस करता है बाय 3 वेज। वो 3 वेज कौन से हैं, यहाँ है, सही है, टेम्परेरी सेल साइकिल अरेस्ट, परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट, प्रोग्राम सेल डेथ। अब इन 3 पाथवेज को डिटेल में जाने से पहले यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस की, उसको पहले पढ़ते हैं कि 70 ऑफ द कैंसर हमने स्टडी की, उसमें हमने क्या कौन सा जीन म्यूटेटेड पाया, T53 जीन। अब इसमें म्यूटेशन कौन कौन से होती है, या तो दोनों एलील म्यूटेटेड होंगे, क्योंकि जाहिर बात है ये क्या है, एक रिसेसिव जीन है, तो इसके लिए दोनों एलील की कॉपीज का म्यूटेशन होना का जरूरी होगा, सही है। या जो होता है ये MD, ये जो चीजें है MD M2 के ओवर एक्सप्रेशन हो जाते हैं, तो ये जाकर P53 को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और इस तरह इसका काम खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हमें ऐसे लगता है कि जो P53 है उसका फंक्शन ही खत्म होता है। कहाँ पर हमने इसको पाया, लंग के कैंसर, कार्सिनोमा में, कोलोन के और ब्रेस्ट की कार्सिनोमा, और इनकी वजह से जो डेथ्स होती है वहां पर भी हमने इसको पाया, क्योंकि ये जो कैंसर है ये क्या करते हैं, डेथ काज कर सकते हैं। फिर इन्होंने ये वाला जो सिंड्रोम है डिस्कस किया है, लीफ-रोमेनी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारे जो T53 की दोनों एलील्स है वो म्यूटेटेड हो जाते हैं, सही है। अब हमने पीछे आरबी में पढ़ा कि ये तो म्यूटेटेड हो जाते हैं, लेकिन फेमिलियल फॉर्म में क्या होता है, ये रिसेसिव होते हैं, लेकिन उसी तरह डोमिनेंटली ये ट्रांसमिट होते हैं, इनहेरिट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो एक कॉपी होती है वो पेरेंट्स से म्यूटेटेड आ जाती है, और दूसरी कॉपी जो होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो होते हैं म्यूटेशन की वजह से कि कोई कार्सिनोजन वगैरह आ जाते हैं वो हिट करता है, और इसी तरह दोनों कॉपी नॉन म्यूटेटेड हो जाती है, और ये जो T53 जिन है ये हमारे पास डिसफंक्शनल हो जाती है। ये फेमिलियल टाइप में होते हैं, और इस वजह से जो फेमिलियल टाइप होते हैं वो ओल्डर एज में होते हैं, और स्पोरेडिक टाइप जो होते हैं वो यंग एज में होते हैं। अब कौन कौन से मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में स्टडी किए, सार्कोमास, ल्यूकोमास, ब्रेन ट्यूमर्स में, कार्सिनोमास ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स में से हैं। अब यहाँ पर भी क्या होते हैं कि डिफरेंट ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, जिस तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि P53 प्रोटीन से बैंड करते हैं, और इसी तरह P53 प्रोटीन्स न्यूट्रल हो जाते हैं, इसका फंक्शन खत्म हो जाते हैं। अब ये जो 3 वेज है इसको डिस्कस करते हैं, ये 3 मैकेनिज्म है। इसमें सबसे पहले मैकेनिज्म में ये कहते हैं कि डिफरेंट कार्सिनोजेंस या म्यूटेजेंस हो गई जो म्यूटेशन काज करते हैं, रेडिएशन, ये क्या करते हैं, ये आकर हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। ये डीएनए डैमेज क्या करते हैं, P53 जीन को एक्टिवेट करते हैं। इसकी वजह से जो हाइफॉक्सिया होता है है इसको भी ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस कहते हैं, ये भी जाकर P53 जीन को एक्टिव करते हैं। ये P53 जीन स्टार्ट करते हैं P53 प्रोटीन्स की एनकोडिंग। ये प्रोटीन जब बन जाते हैं ये जाकर सेल साइकिल चेक पॉइंट नंबर 1 जो था, जो G1 और स्पेस के दरमियान था, उसको वहां पर अरेस्ट कर देते हैं। वहां पर अरेस्ट किस तरह करते हैं, वहां पर ये सिग्नल देना स्टार्ट करते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर जीन को, सही है, जिसमें मोर स्पेसिफिकली है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज N1A है, सही है, 11 नहीं है, इसको सिंपली P21 भी बोलते हैं। ये जाकर जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि सेल साइकिल के डिवीजन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिट हो जाती है यहाँ पर, तो आरबी जीन जो होते हैं उसका पास्पोराइलेशन नहीं होता, वो हाइपोपास्पोराइलेटेड स्टेट में रह जाते हैं। जब हाइपोपास्पोराइलेटेड स्टेट में होते हैं तो ये एक्टिव होता है। अब ये जाकर क्या जो E2F फैक्टर होते हैं अपने ग्रेब में ले लेगा, उसको ब्लॉक रखेगा, और इसी तरह डीएनए सिंथेसिस जीन को सिग्नल नहीं जाएगा, और सेल जो होते हैं वो G1 पेज से स्पेस में नहीं जा सकेगा, और इस तरह ये अरेस्ट हो जाते हैं। ये तो एक बात हो गई।
अब ये जो P53 प्रोटीन है ये एक और सिग्नल भी देती है डीएनए रिपेयर जीन को। ये जाकर क्या करते हैं, डीएनए की रिपेयर स्टार्ट कर देते हैं। जब डीएनए रिपेयर हो जाए फिर क्या करते हैं, ये एक और सिग्नल दे देते हैं MDM2 ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सही है, ये क्या करते हैं, MDM2 की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और ये MDM2 जाकर P53 की डिस्ट्रक्शन कर देते हैं और इस तरह इसको वापस खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी इनका काम खत्म हो गया। सही है, अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है, एक तो ये पाथवे हो गया, अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं फिर क्या हो गया, रिपेयर फेल हो गया, फिर ये एपोप्टोसिस कंटिन्यू रखेगा, जो कि थर्ड नंबर मैकेनिज्म है ये। सही है, इसके अलावा दूसरे मैकेनिज्म में क्या कहते हैं कि P53 प्रोटीन्स के जो म्यूटेशन होते हैं या हमारे जो आरबी जीन होते हैं उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, या साइक्लिन P53 जीन की ओवर एक्सप्रेशन हो, आरबी जीन की एक्टिवेशन हो, या साइक्लिन डिपेंडेंट इनहिबिटर्स की ओवर एक्सप्रेशन होता है, फिर क्या होता है, ये जाकर जो हमारे न्यूक्लियस में क्रोमेटिन्स होते हैं, सही है, जो कि आगे सेल डिवीजन के दौरान ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, इनमें चेंजेस लाते हैं। ये चेंजेस क्या होते हैं, जीन्स के एक्सप्रेशन को परमानेंटली क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, परमानेंटली चेंज कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे जो जीनोम होते हैं उनमें डिफरेंट जीन होते हैं वो साइलेंट होते हैं, ये भी उन जो एक्टिव जीन होते हैं उनको भी साइलेंट रखते हैं। सही है, और इसी तरह सेल साइकिल को परमानेंटली अरेस्ट कर दे, फिर ये सेल साइकिल स्टॉप रहता है और इसको सेनेसेंस बोलते हैं, इसको क्विसेंट बोलते थे, इसको सेनेसेंस बोलते हैं। अब तीसरा नंबर मैकेनिज्म ये है, जब इरिवर्सिबल डीएनए डैमेज होता है वो रिपेयर के पॉसिबल नहीं होती तो ये सिग्नल दे देती है। ये सिग्नल न्यूप्लास्टिक सिग्नल होते हैं, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होते हैं। ये जाकर प्रो एपोप्टोटिक जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिस तरह बेक्स एंफोमा है, ये एनकोड करते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को, जिस तरह बेक्स एंड बेक है, और ये जाकर एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं और सेल के डेथ करते हैं, ताकि ये सेल जो होते हैं जिंदा रहकर नुकसान न पहुंचे। आरबी जीन वहां पर भी डिफरेंट वायरसेस थे, यहाँ पर भी वायरसेस है, क्लिनिकल है, सी है ऑन्कोजेनिक वायरसेस है, जिस तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, पोलियोमा वायरस है, या हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये भी डिफरेंट प्रोटीन्स की इनकोडिंग करता है। ये प्रोटीन जाकर P53 प्रोटीन्स के साथ बैंड करता है और उसको अपने काम होने नहीं देता और इस तरह इसको नेलिफाई कर देता है उसकी फंक्शन। जब ये नेलिफाई हो जाती है तो इस तरह आरबी जो होता है ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस इनहिबिट नहीं रहेंगे। जब ये इनहिबिटेड नहीं रहेंगे ये आरबी की फॉस्फोराइलेशन करेंगे, जब आरबी फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएंगे, A2F रिलीज हो जाएगा और इस डीएनए सिंथेसिस जीन को एक्टिव करके सेल को G1 पेज से S पेज में ले जाएगा और फिर ये कंटिन्यू रहेगा। इस तरह सेल डिवीजन फास्ट रेट से स्टार्ट हो जाएगा। अब इस डायग्राम से सारे के सारे को हम रिवाइज कर रहे थे, इसके आगे समरी बॉक्स है वो भी इस डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाएगा। डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह रेडिएशन, कार्सिनोजन है, म्यूटेशन है, ये डीएनए में क्या रहते हैं, डैमेज लाते हैं। नॉर्मली जब P53 नॉर्मल होता है क्या होता है, ये डीएनए डैमेज को सेंस कर देते हैं बाय डिफरेंट फैक्टर्स से हैं, या जो हाइफॉक्स होते हैं वो भी आकर जो P53 है प्रोटीन होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जब ये P53 एक्टिवेट होता है ये डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सिग्नल्स क्रिएट कर देते हैं, उसको टारगेट कर देते हैं। उनमें जो 3 चेंजेस है वो एक यहाँ पर है, सही है, तीनों के यहाँ पर है। या तो ये क्या करेगा, जाकर क्रोमेटिन को अल्टर करेगा और परमानेंटली सेल साइकिल अरेस्ट करते हैं, जिसको सेनेसेंस बोलते हैं। सही है, ये सेल उसी तरह रहेगा जिस तरह एक इसकी मिसाल ऐसे एक एज की जब बंदा जो होता है वो उसका हाइट इंक्रीज होता है, जब वो 25 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं तो उसका हाइट फिर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी इसका साइकिल परमानेंटली अरेस्ट होता है, वो उसी जगह पर रहता है, ना उसमें इंक्रीज आता है उनमें डिक्रीज आता है। दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस के इनहिबिटर को एक्टिवेट कर देते हैं और ये यहाँ पर G1 पेज में इसको सेल साइकिल को स्टॉप कर देते हैं, इसको एक टाइम दे देते हैं और यहाँ पर ये डीएनए रिपेयर जीन को एक्टिव करके उसको दोबारा रिपेयर कर देते हैं। सही है, डीएनए रिपेयर में इन्होंने एक जीन का नाम यहाँ पर भी लिखा हुआ है GADD45। सही है, अब अगर डीएनए रिपेयर फेल हो गया फिर क्या होगा, ये एपोप्टोसिस इंड्यूस करेगा। तो ये वो 3 मैकेनिज्म हो गई। इसमें तीसरा मैकेनिज्म क्या था कि ये जाकर अगर रिपेयर फेल है ये एपोप्टोटिक जीन को एक्टिवेट करेगी, जिस तरह बेक से, और वो एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देगा। अगर सेल में म्यूटेशन हो गया और इसने P53 को लॉस कर दिया, अब ये जो डीएनए है ये तो डैमेज हो गया, ये सेंस भी कौन करेगा, P53 वो तो एक्टिव नहीं है, उसको तो म्यूटेशन ने खराब कर दिया है। तो अब क्या होगा, सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, वो G1 से S पेज में चला जाएगा और इस तरह कंटिन्यू रहेगा। तो वहां पर इसकी बहुत जल्दी डिसऑर्गेनाइज डिवीजन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 बहुत सारे सेल्स बन गई और इस तरह एक बड़ा सा मास बन जाएगा जो कि एबनॉर्मल मास होगा और वो मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा।